हेलो एवरीवन, की हाल चाल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल स्टडी विद डीएस पे। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि प्लेलिस्ट हमारी चल रही है किस पे, संविधान सभा के ऊपर। तो उस पर लगातार वीडियोस पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे पार्टों में अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि इससे पहले भी 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछले भाग में? जैसे पहले हमने पिछले भाग में पढ़ा था क्या, कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा के निर्माण के विषय में पढ़ा था। उसके पश्चात उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा। आज हम क्या देखने वाले हैं? लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में क्या हम देखेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात भारतीय संविधान सभा के संविधान निर्मात्री सभा के विषय में, जो कि हो रहा है हमारा पार्ट 3। आज हम लोग भाग 3 में देखना है। भाग 3 में हम क्या देखेंगे? संविधान निर्मात्री सभा के विषय में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 को चुनाव हुआ। किसका चुनाव हुआ? संविधान सभा का। ठीक, जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, उसके पश्चात फिर इसमें क्या होता है दिखा रहा है 389 और 296। ये क्या है? 389 है हमारी कुल सदस्यों की संख्या। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कुल 389 सदस्य थे संविधान सभा में। अब जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, वो हुआ था 296 के। अर्थात कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389 कुल टोटल नंबर थे, टोटल जो सदस्य थे वो 389 थे। और जो उसमें से चुनाव हुए थे, इसमें देखना है चुनाव जो हुए थे वह 296 सदस्यों पे हुए थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो पहला बनेगा कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्य थे 389। और दूसरा बन सकता है कि उसमें से चुनाव कितने लोगों पे हुए थे, मतलब कितने सदस्यों पे चुनाव कराए गए थे। तो वो था 296। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ध्यान से इसको लिख देना है। तो चलिए अब देखेंगे इसके आगे हम कि किस पार्टी को जब चुनाव हुए थे तो किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। चलिए इसके आगे वाले पॉइंट में देखते हैं किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। तो भैया हो गया चुनाव। अब देखते हैं चुनाव में किसको कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ये जो देख रहे हैं आपको, ये सब पार्टीज हैं। अब इनको देखना है कौन कौन पार्टी को कितने उम्मीदवार किस पार्टी के निर्वाचित हुए, या फिर उसके कितने जो उम्मीदवार थे उसमें कितने उम्मीदवार हर एक पार्टी के निर्वाचित हुए। निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। चलिए देखते हैं अब चुनाव के बाद क्या हुआ। जो कांग्रेस थी भैया, कांग्रेस पार्टी, उसके 208 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक, सबसे ज्यादा कांग्रेस के 208। उसके बाद मुस्लिम लीग के 73 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। उसके पश्चात की सारी पार्टियों को एक वोट। कौन कौन सी पार्टी के लिए देख लेते हैं। यूनियनिस्ट मुस्लिम, एक ये पार्टी थी, सॉरी एक उसके पहले छूट गई, यूनियनिस्ट पार्टी, इसको एक वोट, एक उम्मीदवार खाली निर्वाचित हुए। उसके पश्चात फिर यूनियनिस्ट मुस्लिम, इसके भी खाली एक ही उम्मीदवार निर्वाचित हुए। उसके पश्चात यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, इसके भी एक उम्मीदवार। कृषक प्रजा पार्टी, एक उम्मीदवार इसका भी। अछूत जाति संघ, एक इसका। संघ सिख की, उसका भी एक। साम्यवादी का भी एक, और स्वतंत्र का भी एक। मतलब इसमें आपको टोटल 2 ही दिख रहे हैं। कांग्रेस का 208 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे और मुस्लिम लीग के 73 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। बाकी सभी पार्टियों के एक उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। जो 296 लोगों के चुनाव हुआ था, उसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 लोगों पर चुनाव हुआ था। उसमें से वही दिखा रहा है किस पार्टी के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 296। कुल संख्या 296 थी। उसी में हर एक पार्टी को जितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए वो सारे उम्मीदवार यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संविधान सभा के चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से एक बार देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब भैया चुनाव तो खत्म हुआ। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो
ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य थे चुनाव के पश्चात, जो 296 सदस्य थे उनको सांप्रदायिक आधार पर उनको बांटा गया, सांप्रदायिक आधार पर। इससे पहले आपने देखा कि पार्टी के आधार पर था, कितने पार्टी को कितने कितने वोट मिले, अर्थात कितने कितने उम्मीदवार उनके निर्वाचित हुए। अब इसमें बता रहा है सांप्रदायिक आधार पर उनका विभाजन किया गया, सांप्रदायिक। जैसे कि सामान्य वर्ग के जो थे उसमें 213, टोटल 296 में से 213 सामान्य वर्ग के थे, और जो मुस्लिम वर्ग के थे वो थे 79 लोग तो मुस्लिम वर्ग के थे, और सिख वर्ग के 4 लोग थे। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 70 10 90 और इसको ऐड करें आ जाएगा टोटल 296। अर्थात इससे पहले जो आपने देखा तो पार्टी के आधार पर था, जो पार्टियां थी उनके कितने कितने अलग अलग उम्मीदवार निर्वाचित हुए उसको बताया गया था। उसके आधार पर विभाजन था कि कितने कितने उम्मीदवार, किसी के एक, किसी का सबसे ज्यादा कांग्रेस के थे, उसके बाद मुस्लिम लीग के थे, बाकी सबके एक एक थे। और लेकिन इसमें सांप्रदायिक आधार पर इसमें विभाजन किया गया कि 296 टोटल 296 लोग थे, उनका सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया। सामान्य वर्ग के 213, मुस्लिम वर्ग के 79 और सिख के 4 सदस्य, इतने सदस्य थे। इनको 3 सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। उसके पश्चात आप देखेंगे क्या, जो अनुसूचित जनजाति की संख्या थी किसमें, संविधान सभा में। संविधान सभा गठित हुई थी उसमें जो अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या थी वो थी हमारी 33। अर्थात संविधान सभा में 33 लोग जो थे वो अनुसूचित जनजाति के वर्ग से बिलोंग करते थे, या फिर अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। वो कितने, 33 सदस्य। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, कितने वर्गों में विभाजित किया गया, सामान्य वर्ग में कितने लोग थे, मुस्लिम वर्ग में कितने लोग थे, सिख वर्ग में कितने लोग थे। ये सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना। इसको काफी कंफ्यूजन भी हो सकती है इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन बनेंगे जो लगभग सेम ही रहेंगे। इससे पहले भी आपने वीडियोस में पढ़ा है, उसमें भी कई सारे वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें पूछेगा कि चुनाव के पश्चात, अर्थात जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था किस पे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें जो 3 वर्गों में विभाजित किया गया उसकी संख्या इसमें बता रहा है। उसके पश्चात हमारे महिला सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में हमारे महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। कुल 15 महिला सदस्य थी जो कि संविधान सभा में थी। तो आइए देखते हैं वो 15 महिला सदस्य कौन कौन थे। हाँ भैया, तो 15 महिलाएं थी इसमें, हम किसमें, संविधान सभा में। चलिए फटाक से देखते हैं कि 15 महान महिलाएं कौन कौन सी थी। चलिए देखते हैं। तो पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ये पहली हो गई। दूसरी एनी मस्करीन, तीसरी बेगम एजाज रसूल, चौथी दक्षयानी वेलियादुन, एक काफी अजीब नाम है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। 5वां जी दुर्गाबाई, 6वां कौन, हंसा मेहता, तारक मेहता ने भैया, कुछ लोग तारक मेहता भी लिखते होंगे चिपका गया, जो कुछ लोग होते हैं जो देखते रहते हैं कोई चीज, तारक मेहता देख रहे हैं तो हंसा मेहता क्या, तारक मेहता चिपका के आगे। 6वां कौन है, हंसा मेहता। 7वां कमला चौधरी। 8वां कौन थी, लीला रे। 9वां मालती चौधरी। 10वां पूर्णिमा बनर्जी। 11वां रेणुका रॉय। 12वां सरोजिनी नायडू। 13वां राजकुमारी अमृत कौर। और 14वां कौन था, सुचेता कृपलानी। और 15वां विजयलक्ष्मी पंडित। ये थी कुल 15 महिलाएं जो कि संविधान सभा में थी, अर्थात संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा की कुल महिला सदस्य थी 15। उन 15 महिलाओं के नाम यहाँ चाहे तो एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। सारे नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है, इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और ऑप्शन में, और प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि कौन इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य थी। तो इसके एसएस आप ले लीजिएगा और इन सभी 15 नामों का अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब भैया अब देखते हैं आगे अब क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले थे। उसमें सबसे ज्यादा मिले थे कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को कितने मिल गए थे, बाकी सबको तो एक एक मिले थे। मुस्लिम लीग को कितने मिले थे, 73। 208 कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73। तो फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उसने देखा कि हमारी स्थिति जो है उसमें कमजोर पड़ रही है, किसमें, संविधान सभा में।
जो हमारी स्थिति है वो कमजोर पड़ रही है, क्योंकि हमारे जो निर्वाचित सदस्य थे उसके खाली 73 थे, कांग्रेस के 208 थे, बाकी सबको भी वैसे एक एक मिला था। बाकी अगर सांप्रदायिक आधार पर देखें तब भी तो मुस्लिमों की संख्या 89 थी, सॉरी 79 थी, और सामान्य वर्गों की संख्या थी वो थी 213, और जो 4 लोग थे वो थे सिख के। ठीक है, तो जब मुस्लिमों ने देखा, अर्थात मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारी जो सदस्यता है या फिर हमारी जो स्थिति है वो संविधान सभा में कमजोर पड़ रही है, तो उसने क्या किया, 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग इसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसके लिए? किसका? संविधान सभा का, सॉरी, विरोध करना शुरू कर दिया। और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन किसका? संविधान सभा का। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का जो था प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो उसमें अनुपस्थित हो गए, अर्थात उसमें नहीं आए वो, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने विरोध किया। उसके पश्चात फिर क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि हमारे संविधान सभा, उन्होंने पहले सोचा था कि संविधान सभा में हमको हमारे ज्यादा उम्मीदवार निर्वाचित हो जाएंगे तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे उसको, परंतु उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति इसमें कमजोर पड़ रही है, हमारे सदस्य खाली 73 उम्मीदवार हमारे निर्वाचित हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान इसका विरोध करके पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग शुरू कर दी। और 9 दिसंबर 1946 को होने वाले जो प्रथम अधिवेशन था संविधान सभा का, उसमें उसने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने और जो कैबिनेट मिशन थी, उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को समझाने का काफी प्रयास किया कि आप ये फालतू की होड़ को छोड़ दीजिए, फालतू की प्रतिस्पर्धा है उसको छोड़ दीजिए, और संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा से मिलकर उसके संविधान के निर्माण के लिए अपना सहयोग दें, या फिर अपने विचार व्यक्त करें, सहयोग करें, उनका विरोध ना करें। इसमें आपको सहयोग करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप सब एक ही हैं, परंतु उसका कोई फायदा हुआ नहीं। वो लोग अपने मांगों पर अड़े रहे, वो लगातार मांग करते रहे कि पाकिस्तान के लिए हमें अलग संविधान चाहिए, मतलब पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान हमें बनाकर दीजिए। तो उन्होंने ये मांग शुरू कर दी। तो चलिए, ये था ये वाला पॉइंट। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब भैया सब तो देख लिया, हमें चुनाव हो गया। अब क्या होता है, चुनाव के पश्चात एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी चुनाव होने भी वाला है, उसके पश्चात आप लोग जानते हैं चुनाव हो जाता है, उसके पश्चात एक मंत्रिमंडल का गठन होता है। उसमें बनाया जाता है सबको कि आप रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, आप वित्त मंत्रालय संभालेंगे। उसको जो मंत्रिमंडल होता है उसका गठन जो किया जाता है उसी के बारे में बता रहा है कि संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के अनुसार जो चुनाव हुआ था, उसके पश्चात जो पहला हमारा आंतरिक मंत्रिमंडल गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, उसको हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946, ये डेट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 2 सितंबर 1946 हमारा पहला आंतरिक मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था, 2 सितंबर 1946 को। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए देखते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला था। पहला है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये विभाग जवाहरलाल नेहरू को मिला था। इसके पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय किसको मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले थे। तीसरा कौन है, बलदेव सिंह मंत्री जो थे उनको क्या मिला था, रक्षा मंत्रालय संभालने के लिए दिया गया। चौथा जॉन मथाई को क्या दिया गया, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय उनको दिया गया। सी राजगोपालाचारी इनको शिक्षा विभाग दिया गया, शिक्षा विभाग इनको संभालने के लिए दिया गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर आपके क्लास में आपने देखा भी होगा कि इन्होंने कहानी भी लिखी थी, सिराज गोपालाचारी जो यक्ष वाली कहानी थी, तो उसको सिराज गोपालाचारी जी ने लिखा था, आपने पढ़ा भी होगा 10th या 9th क्लास में। तो इनको शिक्षा विभाग दिया गया।
ये अभी और भी लोग हैं, चलिए देखते हैं आगे, इसमें पूरे में आ नहीं रहा था, थोड़े थोड़े करके देखते हैं। अब आगे 6वें नंबर पे थे, 6वां कौन था? CH भाभा। CH भाभा जो मंत्री थे, इनको क्या क्या मिला था? कार्य, खान एवं बंदरगाह, ये विभाग इनको संभालने के लिए मिला था। 7वां थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। और 8वें पे आसफ अली, इनको रेलवे मिला था, सॉरी आसफ अली, इनको रेलवे विभाग मिला था। और 9वें पे कौन है? जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग दिया गया था संभालने के लिए। इसके पश्चात क्या हुआ? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसके पश्चात 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे, उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। आइए देखते हैं वो मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं उस मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ये 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, जिनको उस मंत्रिमंडल में कब 26 अक्टूबर 1946 में मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य को 26 अक्टूबर 1946 में इन 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आइए देखते हैं वो लोग कौन कौन से थे और उनको कौन कौन से विभाग मिले थे। तो पहला हमारा 10वां लियाकत अली खान, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था, वित्त विभाग दिया गया था। आई चुंदरीकर, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया था। अब्दुल रब नस्तर, इनको संचार विभाग दिया गया। उसके पश्चात जोगिंदर नाथ मंडल, इनको विधि विभाग दिया गया था, विधि मंत्रालय, लॉ। और लास्ट में कौन थे? गजानतर अली खान, इनको क्या दिया गया? स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया। ये थे हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य, जिनको मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल किया गया था। यह था हमारा पूरा चुनाव में मिलने वाले वोट, उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मुस्लिम लीग का विरोध, और उसके पश्चात हमारा जो पहला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ संविधान सभा का, किसके? कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर, उसके विषय में पूरी जानकारी ये आज के पार्ट में थी। ये था हमारा पार्ट नंबर 3, जिसको आज यहीं पर समाप्त करेंगे हम। इसके पश्चात इसको आगे बढ़ाएंगे किसमें? इसके पश्चात लेक्चर नंबर 15 में पहले तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपने लेक्चर बढ़िया से देखा है तो लेक्चर नंबर 15 में आप सारे क्वेश्चंस को आराम से हल कर लेंगे, या फिर अगर एग्जाम में भी पूछा जाएगा उसमें भी आप आराम से हल कर लेंगे, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। उसके पश्चात लेक्चर नंबर 16 में हम लेकर आएंगे इसका पार्ट नंबर 4 में हम क्या बताएंगे? संविधान सभा के कार्यकारण के विषय में, उसका कार्य कैसे होता है, उसमें कैसे कार्य, क्या क्या कार्य किए, उसके विषय में हम पार्ट नंबर 4 में अपलोड करेंगे। क्योंकि उससे पहले लेक्चर नंबर 15 में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तो अपलोड करना है, कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको लेक्चर नंबर 15 में अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें जैसे कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, उसमें लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स को अपलोड कर दिया जाता है। लेक्चर के बाद आप जाके वहां पे पेज को फॉलो करके और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे, या फिर नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।